नमस्कार, मैं हूं शाहिदा आतिफ लेकर हाजिर हूं हमारी ये खास पेशकश जिसका नाम है लक्ष्य। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, एम्स के पूर्व डॉक्टर जो सप्तगुप्त संस्थान नीट मेंटर हैं, उसके डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ मौजूद हैं राधिका चौहान जो 12th बायोलॉजी की स्टूडेंट है और सप्तबंधु संस्थान में कोचिंग ले रही हैं। लक्ष्य में आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि अपने प्रोग्राम की हिसाब से हम चल रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो एक ही है कि आप अपने संस्थान के बारे में जरूर कुछ बताइए। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप डॉक्टर हैं, हालांकि आप टीचर भी हैं, लेकिन फिर भी आपके संस्थान में किस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है ज्यादा है, कुछ बताइए अपने संस्थान के बारे में। दरअसल हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है सप्तबंधु इंस्टीट्यूट, जो कि ओल्ड भोपाल डीआईजी बंगले पर से हमने स्टार्ट किया था। ये ओल्ड भोपाल का एकमात्र और पहला इंस्टीट्यूट था जिसने नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। उस टाइम पे नीट नहीं बोलते थे, इसको AIPMT बोला करते थे। उस टाइम पे लोग नीट को नहीं जानते थे और नहीं जानते थे कि सरकार की इतनी सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू एक गरीब बच्चा भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक MBBS डॉक्टर भी बन सकता है। उस इनिशिएटिव को हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज से करीब करीब 8 से 9 साल पहले, और आज वो एक छोटे से बीज से एक वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। और लगभग अभी 200 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सप्तबंधु इंस्टीट्यूट से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है हमारे यहाँ की कि आज की डेट में मध्य प्रदेश का लगभग ऐसा कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ से हमारे यहाँ से पास होकर स्टूडेंट नहीं गया हो। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं और हर तरीके के स्टूडेंट्स, गरीब और हर प्रकार के बच्चों के लिए हम लोग इस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोगों को। जी, इसके अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं आपके इंस्टीट्यूट की, राधिका, उससे भी हम बात करेंगे। राधिका, आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करती हैं? जब फर्स्ट स्टेप आपने बढ़ाया इस इंस्टीट्यूट की तरफ तो कितना ये चैलेंजिंग था? क्या कुछ सोचा आपने? और एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो फिर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 12th और नीट का एग्ज़ाम दोनों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। दोनों को मैनेज करना मतलब मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर मैंने किया। सर ने मुझे इनकरेज किया कि किस तरह से करना है। 12th की जो हमारा कोर्स होता है कोचिंग में, जो जिस तरह से पढ़ाया जाता है उसमें नीट का तो पढ़ाते ही है, साथ में 12th का होता ही चला जाता है कि दोनों ही साथ में होता है। यानी कि इंस्टीट्यूट का जो कोर्स है वो अलग है, स्कूल का अलग चलता रहता है, आप ये कहना चाहती हैं राधिका? नो मैम, ऐसा है कि जो 12th में जो कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है हमारे सिलेबस में जो है, तो वो 12th का भी उसी में मैनेज हो जाता है। मतलब जो नीट में आता है वो 11 प्लस 12th दोनों ही होता है, तो उसमें नीट का जो होता है वो सारा उसी में आ जाता है। तो हमको इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि किस तरीके से मैं 12th का करूँगी, किस तरीके से नीट का करूँगी। मैं दोनों ही मैनेज कर लेती हूँ। ऐसे कि सर जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं कोचिंग में, उसमें दोनों ही होता है कि मुझे अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं कर लेती हूँ। और मेरा मेन फोकस नीट ही होता है कि मैं नीट करूँ, और जब मैं नीट करती हूँ, नीट का प्रिपरेशन करती हूँ, तो 12th भी उसी में आ जाता है कि मुझे अलग से उसे टाइम नहीं देना पड़ता मैम। जी, तो आपसे हम डॉक्टर अमित ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह देखते हैं? बंसल ग्रुप तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पहले से है। आई थिंक जब मैं टीचर नहीं था, जब मैं खुद स्टूडेंट था, तो उस टाइम पे भी बंसल के खुद के कॉलेजेस हुआ करते थे। आई थिंक मतलब भोपाल की अगर बात करें तो शायद सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से बंसल का इंस्टीट्यूट है। मेरा भाई खुद वहाँ से पास आउट है, तो इसलिए बंसल का जो एक इनिशिएटिव है कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे, जो बीते 1-2 साल से बंसल इस चीज़ के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है।
जी, राधिका आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन पॉलिसीज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं? बंसल के जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, हो सकता है कि आप उस तरफ गई भी हों, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा भी हो, तो क्या कुछ पसंद करती हैं आप? मैम वैसे तो बंसल की बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है, लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताऊंगी। कोचिंग की तरफ से ही हमारे सर बंसल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ले गए थे सर हमारे। मतलब हर बार ऐसा होता है कि सर कहीं ना कहीं ऐसे लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि कितना कौन विकसित हो रहा है, थोड़ा इस टाइप से। तो सर हमें बंसल के इंजीनियरिंग कॉलेज ले गए थे। तो वहाँ पर ऐसा था कि इतनी सारी हर चीज़ की फैसिलिटी थी, इतनी सारी हर टाइप की मशीनें थी कि मैं मतलब मेरा मन ऐसा हो गया था कि मेडिकल से हटके मैं इस क्षेत्र में चले जाऊँ, इंजीनियरिंग के। मतलब उसमें इतनी सारी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे वहाँ जाकर। तो ये हुआ था वहाँ पर कि मुझे ऐसा लगा था मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन फिर लक्ष्य तो मेरा नीट मतलब ही था। इतना तो मैं अच्छा उसी लगा में कि गई। डॉक्टर बनना भूल गए आप, इंजीनियर बनना हाँ चाहती मैम, थी। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे वहाँ की मतलब सारी फैसिलिटी देखकर ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर मैं अपने कोचिंग वापस आई तो नहीं मुझे तो तो अपने यही लक्ष्य पे करना है। वापस लौट आई राधिका हाँ, फटाक से। मैं भटक गई थी मतलब एक टाइप से। नहीं, भटकता तो कोई भी नहीं है, मेडिकल भी अच्छी लाइन है, इंजीनियरिंग भी अच्छी लाइन है, लेकिन हाँ आपका फोकस ये है क्योंकि बायोलॉजी की आप स्टूडेंट हैं। जी। खैर, डॉक्टर अमित आपके पास आ जाते हैं। तो बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? दरअसल आजकल जो मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ देखने में ऐसा आता है कि एजुकेशन ना रह के एक बिजनेस का जरिया बन गई है। बट कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरफ काम कर रहे हैं और इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ बच्चा डिग्री लेने आए बल्कि पढ़ के जाए, चीज़ सीख के जाए, और जब उसको जॉब के लिए वो कोई कॉलेज पे या किसी पे डिपेंड ना रहे, वो अपनी काबिलियत पे डिपेंड रहे। इस तरीके का जो काम बंसल इंस्टीट्यूट कर रहा है काफ़ी सालों से, वो चीज़ काफ़ी सराहनीय है। और मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरीके से हर इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए। मतलब पैसा सेकेंडरी होना चाहिए, एजुकेशन प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बाकी सारे कामों को छोड़ के टीचिंग प्रोफेशन को चुना है। इसलिए बिल्कुल डॉक्टर अमित, हम ये भी देखते हैं ना कि जब 11th और 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, अक्सर वो खुद नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें आगे चलकर करना क्या है, और बेशक उनकी काबिलियत जो है एक टीचर ही पहचान पाता है, और उस चीज़ को हम कहेंगे एज अ गाइड जो है टीचर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक स्टूडेंट के ज़िंदगी में। तो डॉक्टर अमित आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि अगर आप किसी की काउंसलिंग करते हैं या किसी बच्चे को समझाते हैं, नहीं डॉक्टर बनना है तुम्हें, डॉक्टर भी बनना है तो इस पे ज़्यादा फोकस करो, इस तरह से आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, ये कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? हाँ, डेफिनेटली कई बार ये चैलेंजिंग होता भी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा गुमराह किए जा चुके होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छी पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और सच तो ये है कि हमारी जो सोसाइटी होती है, आसपास के लोग वही बोलते हैं, अरे नहीं ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, गिर पड़ोगे नीचे। तो इस तरीके की बातें करके कई बार बच्चे सोचते तो हैं बट वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे बच्चों को काउंसिल करना, और उनको बहुत सारे मतलब तरीके हैं जिनके थ्रू, ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए ही चाहिए, तो बिना करोड़ों रुपए के भी डॉक्टर बनाया जा सकता है। इस चीज़ को जब उनको बहुत तरीक़ों से उनकी काउंसलिंग की जाती है तो उनको समझ में आता है। और सच ये भी होता है कि कई बच्चे बचपन से ही ये विज़न लेके चलते हैं कि उनको बड़े होकर डॉक्टर बनना है या एक अच्छा इंजीनियर बनना है। हमारे यहाँ नीट के साथ साथ JEE की भी प्रिपरेशन होती है, तो मतलब कई बच्चे IIT कॉलेज का भी विज़न लेके आते हैं, और उस तरीके से बस बच्चों को क्या होता है पता ही नहीं होता है। इसलिए इस पूरी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती होती है उनकी कैरियर काउंसलिंग सही टाइम पे, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है 10th क्लास के एग्जाम के बाद, क्योंकि उसी टाइम पे बच्चे को चूज करना होता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। डॉक्टर अमित आपके पास आएंगे और काउंसलिंग से जुड़ा हुआ सवाल भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम राधिका के पास आते हैं और आपसे हम पूछना चाहेंगे, राधिका जैसे पैंडेमिक भी गुजरा है, 2 साल हमारे वैसे बर्बाद हुए, तो अगर आपकी अपनी खुद की स्टडी में और अपनी हेल्थ के बीच में तालमेल बनाने को लेकर हम आपसे सवाल पूछे, तो किस तरह से आपने इस चीज़ को बनाए रखा? क्योंकि खुद की भी आपको एक कह सकते हैं कि सुरक्षा रखनी थी ताकि पढ़ाई का लॉस ना हो, क्योंकि वैसे ही लॉस हो रहा था कि इंस्टीट्यूट भी नहीं खुल रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ जा रहा है, तो क्या कैसे मैनेज किया सब? मैम सबसे पहले तो मैं बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड करती थी कि मतलब कुछ भी कंडीशनों में बाहर का ना खा पाऊँ, और स्पाइसी, मतलब मैं बाहर का और खाना और स्पाइसी मतलब बिल्कुल ही अवॉइड करना। और उसके बाद सेकेंडरी होता है मेडिटेशन, मतलब मैं मेडिटेशन को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देती थी। मेरे हिसाब से मेडिटेशन ही सब कुछ है मेरे लिए, तो क्योंकि सर कोचिंग में भी मतलब मेडिटेशन के बारे में सर बताते हैं, और हर संडे कोचिंग के ही तरफ से मेडिटेशन क्लास लगती है, तो मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ता कि कोचिंग करना है फिर मेडिटेशन करना है ऐसा।
ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोचिंग की तरफ से ही मेडिटेशन की क्लास लगती है, तो मैं उसमें मेडिटेशन करना सिखाया जाता है कि कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो आपका फेवरेट मेडिटेशन कौन सा है? मैम, आप मेरा कौन सा करती हैं? भ्रामरी प्राणायाम है, मुझे वो काफ़ी पसंद है और उससे मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स मिलता है। तो मुझे ऐसा वो लगता माइंड है- रिलैक्सिंग वाला मेडिटेशन है। वैसे जी। तो सारे मेडिटेशन माइंड रिलैक्सिंग के होते हैं, जी, आपका जी। फेवरेट वाला ये है। ये, और इसमें मतलब फोकस भी मेरा बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा, फोकस, हाँ ये भी बहुत जी। इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, डॉक्टर अमित आपके पास आते हैं और हम बात कर रहे थे काउंसलिंग के बारे में। तो स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं? खास फोकस किन चीज़ों पे रहता है, कौन से पॉइंट है वो? देखिए, काउंसलिंग सही टाइम पे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग के साथ तो हम लोग क्या करते हैं कि 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के बाद एक स्कॉलरशिप टेस्ट का ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू ही हम अपने यहाँ पे एक तो बच्चों को एडमिशन भी करते हैं, एंड उसके विदाउट एडमिशन हम लोग जनरली नहीं लेते, क्योंकि बच्चों को हम लोग नीट एंड जेईई के लिए सिलेक्ट करते हैं। एंड सेकंड थिंग ये है कि उसी के साथ में बच्चों की कैरियर काउंसलिंग क्लासेस रखते हैं, जिसमें बताते हैं कि 10th क्लास के बाद बच्चा किसी के प्रेशर में ना आए, अपनी इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट को चूज़ कर सके। उसको कॉमर्स लेना है, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, आर्ट लेना है, मतलब वो अपने इंटरेस्ट के साथ जाए, ना कि किसी फैमिली प्रेशर में या फिर किसी और को से किसी से भी इन्फ्लुएंस ना होके उसका जो विज़न है बचपन से कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, उस लाइन में वो जाए। इसके लिए हम लोग मेनली काउंसलिंग करते हैं। जी, लेकिन कई बार हम देखते हैं डॉक्टर अमित कि जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत घबराए हुए होते हैं, और अक्सर हम ये देखते हैं कि नीट की पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जब मार्क्स नहीं आते हैं या सिलेक्शन नहीं होता है तो भी एक मायूसी छा जाती है। उस दौरान भी काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि राधिका बैठी हुई है तो हम ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत कदम भी उठा लेते हैं अगर वो पास नहीं हो पाते हैं, या ये नहीं सोचते चलो दूसरी बार ट्राई करेंगे या तीसरी बार ट्राई करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, डॉक्टर बनना और नीट को क्रैक करना एक अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बिकॉज देखिए, पूरे एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट का एग्ज़ाम में सिलेक्ट होकर एमबीबीएस सीट को उठा पाते हैं। मतलब 98% जनरली ऐसे होते हैं जिनको एमबीबीएस नहीं मिलता। ऐसे में ये कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। मीन्स जैसा आप देखते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कितनी कमी है, और ये चीज़ बीते 2 साल के पैंडेमिक में और अच्छे से सामने आई। लेकिन अगर बच्चा हौसला रख सकता है और वो ये चीज़ समझ सकता है कि नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ उसमें टाइम लगता है, लेकिन इसकी जो सक्सेस है वो भी उस लेवल की है जो हर चीज़ में नहीं मिलती। और आप एक एमबीबीएस कर लेते हैं तो आपको जॉब के लिए कभी भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप मीन्स जॉब, आप प्राइवेट बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं, और सबसे अच्छा एक सोशल वर्किंग आप इतनी अच्छी कर सकते हैं जो दूसरे प्रोफेशन में उतना ईजिली नहीं किया जा सकता, और इस काम में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। एंड सबसे बड़ा यही है कि बच्चों से तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आप बोल रही हैं वो एकदम सही है, लेकिन कभी भी ऐसा उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना चाहिए। बेटा, भरोसा रखना चाहिए। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, जो इंसान लगा रहता है नीट के लिए वो डेफिनेटली सिलेक्ट होकर जाता है, और जो टूट जाता है, होता ही है कि बहुत सारे लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं और आधे लोग बीच में थक के रुक जाते हैं, तो जो दौड़ते रहते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए आपको रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो लगे ही रहना होगा, और करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। तो राधिका, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने भी तो अपना कोई लक्ष्य जो है निर्धारित किया होगा कि भाई आपको दांत जोड़ना है किसी का या हड्डी जोड़नी है, आप क्या बनना चाहती है, आपका क्या लक्ष्य है? सबसे पहले तो मैंने अपना लक्ष्य इस तरह से निर्धारित किया था कि मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मेरे सेंटर के बाहर ही मतलब इस कोचिंग का मतलब सारे स्टूडेंट इस कोचिंग के मतलब ब्रोशर बट रहे थे, और रजिस्ट्रेशन हो रहा था मतलब कोचिंग का। तो मैंने भी अपना नाम और नंबर दिया था, और फिर इसके बाद में इस कोचिंग में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है तो वो देने आई थी, और टेस्ट देने के जस्ट बाद ही यहाँ पर एक कैरियर सेमिनार क्लास हुई थी। तो उस क्लास में सब कुछ बताया गया था कि कौन से कोर्स में क्या होता है क्या नहीं, तो सारी मुझे मतलब जानकारी दी गई थी। उसके वहीं से मैंने मतलब अपना कैरियर डिसाइड किया था कि मुझे क्या करना है। वहीं से मैंने सोचा था कि मुझे एक अच्छा MBBS डॉक्टर बनना है, और उसके बाद मुझे एक गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो सर ने इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे ही क्या मतलब सारे ही स्टूडेंट को सर हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। तो सर ने मुझे सबसे पहले तो कैरियर काउंसलिंग की जो क्लास हुई थी कैरियर की, उसमें सब कुछ बताया गया था कि किस सब्जेक्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वहीं से मैंने डिसाइड किया था। तो वो क्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और आज भी मैं उस क्लास के वो क्लास मुझे याद है कि मैंने उसमें क्या डिसीज़न लिया था कि मुझे ये बनना है, और अभी भी
मैं अपना 100% दे रही हूँ कि मैं नीट में सिलेक्ट हो जाऊँ इस साल अच्छी रैंक से। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप नीट में सेलेक्ट हो जाएं और एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट भी बने। हम सब यही आपके लिए विश करते हैं। खैर डॉक्टर अमित आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि सब पढ़ें सब बढ़ें कि बंसल समूह का जो उद्देश्य है हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? ये जो विज़न स्टार्ट किया है बीते 1-2 साल से, मैं इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखता रहता हूँ कि बंसल ने जिस तरीके से इसको बोल सकते हैं राइट टू एजुकेशन की, हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। गवर्नमेंट तो ये अभियान चलाती ही थी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ में इस तरीके का जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस तरीके में आगे आएंगे तो डेफिनेटली हमारी कंट्री में जिस प्रकार से एजुकेशन का भी स्टेटस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा और थोड़ा सा लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। कई बच्चे ऐसे रियलिटी में हैं, ऐसे बच्चे जिनको जो रियलिटी में मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं प्रिपेयर कर पाते, अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं कर पाते। उस चीज़ में बंसल ग्रुप जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहा है वो चीज़ अपने आप में एक अमेजिंग है और ऐसा मैं कहूँगा करते रहें। और इसमें अगर हमारी भी कोई अगर हेल्प अगर हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ में अपनी हेल्प करने में। अगला सवाल डॉक्टर अमित आप ही से ही करूंगी दोबारा मैं। और अब जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बच्चों के अलावा आपका भी अगर पूरा बैकग्राउंड देखा जाए तो एम्स में आप डॉक्टर रह चुके हैं, तो एक मेडिकल लाइन से एजुकेशन लाइन में आपने किया है ये, आपने कैसे ये चेंज करने के लिए सोचा, आप क्यों आपने यहाँ पे स्वाइप किया? दरअसल डॉक्टर बनना तो स्टार्टिंग से ही मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बट मैं खुद अपनी नीट की डॉक्टर बनने के लिए नीट की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गया। तो कोटा में जब मैं गया तो मैंने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन की, तो वहाँ से ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि कितने सारे बच्चे हैं जो कोटा नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते और इस प्रकार के एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसी टाइम से मेरे माइंड में विज़न आया कि मुझे कुछ ऐसा भी करना है साथ में जिससे कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकूँ जिसमें लो कॉस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें, बच्चों को नीट और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी कम कॉस्ट में करा सकें और वो क्वालिटी जो कोटा में मिलती है वो क्वालिटी हम यहाँ पे ला सकें। क्योंकि एक तो क्या होता है बच्चों के साथ में किसी के साथ फाइनेंशियल कंडीशंस सही नहीं होती हैं, या फिर कोई जैसे कई लोग ऐसे जो अपनी फीमेल चाइल्ड है तो उसको भेजना नहीं चाहते हैं, या फिर किसी के साथ कोई हेल्थ इशूज़ है, इस वजह से कई बच्चे कोटा और दिल्ली हर बच्चा चला जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्यों ना वो चीज़ हमारे भोपाल में हो या कम से कम एमपी में इस तरीके के इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो कि एमपी का बच्चा भोपाल में आके अपने आप को काफ़ी सेफ फील करे क्योंकि उसके घर के पास में ही पड़ेगा। तो उस चीज़ की हमने एक स्टार्टिंग की थी। और आपको ये बात भी मैं बताऊं कि इस साल से हम अपनी एक नई ब्रांच एमपी नगर में स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी लगभग हो ही चुकी है स्टार्ट। इस साल से वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब इस काम को और बढ़ाएंगे साथ में। और इसमें यही है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नीडी हैं, जिनको रियलिटी में ऐसी ज़रूरत है कि यार वो नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं बट कोटा नहीं जा पा रहे हैं, वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए हम हर कंडीशन में तैयार हैं। जी, लेकिन ऐसे बच्चे जिनका चहुमुखी विकास आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चे मतलब चहुमुखी विकास कर पाएं? इसके लिए आप क्या समझते हैं कि किन बातों का होना बहुत जरूरी है? जी देखिए, ये तो हर टीचर के अंदर अपनी अपनी एक आर्ट होती है कि किस तरीके से टीचिंग करनी है। रीज़न क्या होता है कि बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाना तो मेनली एकेडमिक ही होता है कि जो अपन ने उसको सिलेबस के हिसाब से, ताकि वो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। बट अगर टीचर के अंदर वो आर्ट है कि बच्चे को कैसे डेवलप करना है, तो वो धीमे धीमे बच्चे को बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इस तरीके से इन्वॉल्व करता है कि बच्चा अपनी मतलब पढ़ाई को भी साथ में ले सके और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव हो सके। जैसे कि हम लोग हर संडे को बच्चों के लिए मेडिटेशन क्लास लगाते हैं। उसके अलावा उसमें बहुत सारी हमारी जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें उनको बताई जाती हैं। क्लास में भी कई बार इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि बच्चों को स्टेज पे बोलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, ताकि बच्चों को एक एक करके बुलाया जाता है ताकि वो इस प्रैक्टिस को कर सकें और आगे चल के जब डॉक्टर बने, एक अच्छे IITian बने, तो कभी भी उनके अंदर किसी भी टाइप की झिझक ना रहे। तो डॉक्टर अमित, जिस तरह से आप बता रहे हैं वो चीज़ हमने देखी भी कि आपके इंस्टीट्यूट से फर्स्ट रैंक भी लेकर आया स्टूडेंट, और ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगे? यस, रियली ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नीट 2020 में जो भोपाल में फर्स्ट रैंक आई है, जीवन लोधी नाम का स्टूडेंट है, वो हमारे इंस्टीट्यूट से आई है। ये लड़का जो है बहुत ही मतलब प्रतिभावान स्टूडेंट्स में से एक है और बैरसिया है भोपाल के पास में, वहाँ से एक रूरल एरिया से ये बिलोंग करता है। हमारे यहाँ 11th में 10th क्लास के एग्ज़ाम्स को देने के बाद 11th में किसी तरीके से हमारे यहाँ आया और कैरियर काउंसलिंग की क्लास को उसने ज्वाइन किया। देन आफ्टर उसने 11th-12th में हमारे यहाँ प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन के साथ में ही उसने ना सिर्फ नीट में सिलेक्शन ही
लिया बल्कि पूरे भोपाल में फर्स्ट रैंक लेके आया। नीट में 658 मार्क्स लाके भोपाल में रिकॉर्ड है कि इससे ज़्यादा मार्क्स नीट 2020 में किसी भी स्टूडेंट के नहीं आए। तो वो अभी भोपाल में जीएमसी में फर्स्ट रैंक पर एमबीबीएस कर रहा है और अभी फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट होने वाला है। जी, राधिका आपके पास आना चाहेंगे तो आपसे अगर हम जानना चाहें कि एक सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस करती हैं एज अ स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके वक्त में तो अब मोबाइल भी है, इंटरनेट का ज़माना है, पिक्चर्स भी है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी है, तो किन चीज़ों को अवॉइड करना आप सच में ज़रूरी समझती हैं कि अगर नीट को पाना है तो ये चीज़ें तो छोड़नी होंगी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया है और मेरे लिए तो सबसे मेन मोबाइल है। मोबाइल को पहले मतलब किसी भी अपन मोबाइल, जैसे कि अपन मोबाइल हाथ में भी लेते हैं ना, कुछ भी खोल के अपन कुछ भी देखने लग जाते हैं और उसमें कितना टाइम लग जाता है अपन को भी ये पता नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से तो सबसे मेन ये है कि मोबाइल को ही अवॉइड कर दो, कि मोबाइल कम से कम बिल्कुल। जैसे कि मेरी अभी लाइव क्लासेस चलती थी अभी कोविड-19 में, तो लाइव क्लास चलती थी, तो मैं लाइव क्लास देखने के बाद मतलब जब लाइव क्लास स्टार्ट होती थी तभी मेरे हाथ में फ़ोन आता था, उसके अदरवाइज़ मेरे हाथ में फ़ोन नहीं रहता था। तो सबसे मैंने कि अपन मोबाइल कम से कम यूज़ करें और उसके बाद सोशल मीडिया में जो भी बातें हो रही है से कुछ भी उनसे दूर रहें। जी, डॉक्टर अमित, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? आपसे संदेश लेना चाहेंगे। राधिका आपके पास भी ज़रूर आएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर अमित से हम पूछेंगे। जी, स्टूडेंट्स के लिए तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी अपना विज़न डिसाइड करते हैं, मतलब आपका दिल जो कहता है कि मुझे लाइफ में ये बनना चाहिए, आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि फोकस ऐसा करना चाहिए कि आपके ऐसा फोकस कोई और ना कर सके, क्योंकि अगर आपसे अच्छा कोई और फोकस करेगा तो डेफिनेटली फिर वही बनेगा। आप एक चीज़ करिए लेकिन उसको इतना अच्छे से करिए कि वो कोई और ना कर सके। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगा, आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, उस वहीं पे कंटिन्यू पढ़ें, बट अच्छे से पढ़ें। अलग अलग बुक्स, अलग टीचर्स, इन सब चीज़ों पे ना जाके अपने टीचर, जो भी आपके टीचर, उन पर ट्रस्ट करें। देखिए, ऐसा याद रखिए कि 5 अलग बुक्स को पढ़ने से नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो आप जहाँ हैं वैसे ही पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर हमारी कोई हेल्प आप लोगों के लिए हो सकती है तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। नीट मेंटोर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, मोबाइल एप्लीकेशन पे भी है, उसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं जो आप लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्टर अमित, एक ये सवाल भी आपसे होगा कि जब आपके यहाँ पर स्टूडेंट पहुँचते हैं और जाहिर सी बात है 11th-12th के बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, तो मोबाइल को लेकर कभी कभी आप महसूस करते हैं कि हाँ, आपको भी मेहनत करनी पड़ी हो इस बारे को लेकर कि चलिए मोबाइल हटाइए, मोबाइल पे ध्यान नहीं देना, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, इस तरह की कभी मेहनत करनी पड़ी आपको? आजकल मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो छोटी क्लास का हो या बड़ी क्लास का हो, जब वो आता है तो मोबाइल पे हर चीज़ में पहले से ही पूरी रिसर्च करके आता है। चाहे वो मान लीजिए मेरे पास आ रहा है तो मेरे बारे में पूरा जान के आएगा, कहीं और जा रहा है तो पूरा रिसर्च करके आता है, लेकिन वहाँ तक आता है तब तो ठीक है। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज़ में एंटर कर जाते हैं, आप मान लीजिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद वो सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि अब हमारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो सब छोड़ दीजिए। आपने जिसको अपना मेंटोर चुना है, आप उसी के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके काम करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं तो यही बोलना चाहूँगा स्टूडेंट से कि बिल्कुल मोबाइल वगैरह पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है अगर आप किसी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। राधिका, आपसे भी ज़रूर हम एक संदेश लेना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी एज ग्रुप के बच्चों को? मैम, मैं संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पेपर एनालिसिस, सबसे मेन पेपर एनालिसिस ही है, क्योंकि जब अपना जब टेस्ट हो जाता है कोचिंग में, जैसे भी मेरे भी हर वीक टेस्ट पेपर होते हैं, तो वैसे ही अपना टेस्ट होता है, तो अपन को जैसे टेस्ट हुआ अपन को एनालिसिस करना टेस्ट का कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और अपन ने क्या मिस्टेक्स करी है। सबसे ज़्यादा मेरे से तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती है कि मैंने ये नंबर नहीं देखा या मतलब बहुत सारी सिली मिस्टेक्स ही मेनली सारे स्टूडेंट से मेरे ख्याल से होती है। तो अपन को सिली मिस्टेक्स नहीं करना है और जो अपन ने सिली मिस्टेक्स टेस्ट में करी अपन ने, वो अपन को अवॉइड करना है कि अपन नेक्स्ट बार ऐसा ना करें। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट की किस तरह से अपन किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद
उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने टाइम करते हैं, जैसे कि मेरा कोचिंग 6 घंटे का है। 6 घंटे के बाद घर पे भी 8 से 9 घंटे लगभग निकालना पड़ता है स्टडी के जी। लिए। तो मैं 2 घंटे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे 2-2 घंटे करके करती हूँ, और बाकी का जो टाइम 2 से 3 घंटे बचे उसमें क्वेश्चन यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है और जो मिस्टेक्स आपसे हो गई हैं तो उनसे सीखना भी है। जी मैम। जी राधिका, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना वक्त भी दिया। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।